ज्योग्राफी में आज हम एनवायरनमेंट की सीरीज़ में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने एनवायरनमेंट को, अब लगभग हमारा ये 13th लेक्चर के अराउंड जा रहा है। हमने जितने भी एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, चाहे वो लिथोस्फेयर था यानी कि लैंड है, हाइड्रोस्फेयर वाटर और एटमॉस्फेयर, इसमें से हमने एटमॉस्फेयर यानी कि एयर को एंड हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर को इन टोटलिटी टारगेट किया। हमने उसके सारे कंपोनेंट्स पढ़े, सारे सोर्सेज पढ़े, किस तरह से वो सोसाइटी एंड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं उसे पढ़ा, और आज की डेट में किस वे में वो कंटेमिनेट हो रहे हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें समझा। इसके बाद हमने जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इनको लेकर के सिनेरियो है, उसको डिटेल में डिस्कस किया। भारत में हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट अच्छे से कवर किया। हमने पढ़ाया कि एक अनऑर्गेनाइज्ड इकॉनमी होने की वजह से पॉल्यूशन किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है और कैसे शेप लेता है। हमने बताया कि इसके सॉल्यूशंस कहाँ पे होने चाहिए। और उसी सीरीज़ में हम जब कंक्लूजन की तरफ आए तो हमने हैवी मेटल्स डिस्कस किए, और उन हैवी मेटल से जो होने वाली बीमारियां हैं, जब हमने उनको टारगेट किया तो हमने कई तरह की इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस डिस्कस किए, जिसमें हमने पहला कन्वेंशन पढ़ा बेसल कन्वेंशन, जो वेस्ट एंड हज़ार्ड को लेकर के एक कन्वेंशन था कि कैसे कंट्रीज़ के बीच में हज़ार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसफ़र होगा। सेकंड हमने रॉटरडैम कन्वेंशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कैसे केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का ट्रांसफ़र होगा कंट्रीज़ के बीच में। थर्ड हमने स्टॉकहोम पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका सोर्स ऑर्गेनिक होता है और वो नेचर में परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, POP। हमने इसकी रख रखाव को कैसे मैनेज करना ये डिस्कस किया। और लास्ट हमने मिनामाटा कन्वेंशन ऑन द मर्कुरी। हमने देखा कि मर्कुरी की वजह से एक बीमारी है जैसे मिनामाटा, और भी कई बीमारियां वो किस तरह से पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रही हैं। तो हमने ये 4 कन्वेंशन स्टडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने और भी हैवी मेटल लिए, हमने कैडमियम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की, हमने आर्सेनिक के ऊपर की और नाइट्रेट के ऊपर। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सबसे पहले लेड को उठाएंगे और लेड से होने वाली प्रॉब्लम जैसे एनीमिया और बाकी बीमारियाँ। सेकंड हम आगे बढ़ेंगे तो हम फ्लोराइड पे बात करेंगे। थर्ड एस्बेस्टॉस पे बात होगी, और फोर्थ सिलिका के ऊपर बात होगी, जिसे हम सिलिकेट कहते हैं, और उसके द्वारा कैसे सिलिकोसिस हो रहा है हम उसकी जिक्र करेंगे। तो पहले लेड एनीमिया का डिस्कशन होगा, देन फ्लोराइड के माध्यम से फ्लोरोसिस, देन एस्बेस्टोस के माध्यम से एस्बेटोसिस, देन उसके बाद लास्ट में सिलिकोसिस। ओके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप बहुत सारे कंसेप्ट आज समझ पाओगे। इस लेक्चर के बाद हमारा लास्ट लेक्चर वाइंड अप लेक्चर होगा, जिसमें हम डिटेल में एक्सक्लूसिवली इस बार यूट्रोफिकेशन के बारे में और उसके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। उसी लेक्चर में हम जो अभी 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है, जिसका थीम था जेंडर एंड द ओशियंस, कैसे ओशियन के साथ जेंडर को जोड़ दिया, जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की है, वुमेन को प्रमोट करने की बात की है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके लास्ट सेक्शन में, उस लेक्चर के लास्ट सेक्शन में सॉल्यूशन टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन होगा। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे हर टॉपिक में ही उसके साथ सॉल्यूशन मेंशन्ड होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली भी उसमें एक 20 से 25 मिनट का सेक्शन सॉल्यूशन का रहेगा, वो लास्ट लेक्चर होगा। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, वाटर पोल्यूशन पार्ट 5। ओके, स्टार्ट, रेडी। चलो हम बात लेड की करते हैं। देखिए लेड, बेसिकली अगर हम बात करें कि लेड हमें कहाँ से मिलता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो सबसे मेन ओर है वो है गैलेना। और आप सभी जानते हैं, मुझे दोबारा ना बताना पड़े, ये जो हमारा लिथोस्फेयर है, अर्थ, इसे हम रॉकस्फेयर कहते हैं, और ये रॉक्स बनती हैं मिनरल से। कोई भी वो मिनरल जो हमें इस क्वांटिटी में मिले कि जिसका हम प्रोडक्टिव यूज़ ले सकें, वो हिस्सा रॉक का ओर बन जाता है, और उस ओर से हम रिक्वायर्ड मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, क्लियर। तो अर्थ से ओर एक्सट्रैक्शन होता है और ओर से मिनरल स्मेल्ट होता है।
स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ये हमने सारा पढ़ा। उसी वजह से हमें गैलेना यानी कि जिसे हम कहते हैं लेड सल्फाइड, मेनली हमें यहाँ से लेड कंट्रीब्यूट होता है। सिर्फ यहीं से लेड नहीं मिलता, लेड के कई सोर्सेज होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स लेड का जो हम कहते हैं दैट इज़ आयरन पायराइट एंड कार्बन। यही रीज़न है कि सेंट्रल इंडिया में, यानी कि इंडिया के वो सेंट्रल स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बड़े लेवल पर आपको कोल के रिजर्व्स मिलते हैं, कोयला मिलता है। यहीं पर आपको कोल की विसिनिटी में ही आयरन मिल जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। इसकी वजह से अब यहाँ पर कोल की माइनिंग भी होती है। तो एक तरफ तो माइनिंग हो रही है, दूसरी तरफ कोल अवेलेबल है, तो थर्मल पावर प्लांट भी लगेंगे बिजली बनाने वाले, और वो भी कोल बेस्ड। तो थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करके वाटर को हीट अप करते हैं और वाटर से स्टीम जनरेट होती है, वो स्टीम टरबाइन घुमाने के काम आती है। तो उसे हम थर्मल मने गर्म, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो इन सेंट्रल इंडियन एरियाज़ में थर्मल पावर प्लांट्स हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर। कोल का रिज़र्व है तो कोल की माइनिंग भी होती है। आयरन है तो आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, थर्मल पावर प्लांट्स का एंड कोल माइनिंग का। इसकी वजह से इन एरियाज़ में आपको लेड का कंट्रीब्यूशन बड़ा मिलता है, क्योंकि जब आप कोल को बर्न करेंगे तो कार्बन और उस कार्बन में काफ़ी बड़े पैमाने पे लेड रहेगा। जब आप पायराइट्स को यूटिलाइज़ करेंगे, इनकी माइनिंग करेंगे, आयरन इनमें से निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें से भी लेड का कंट्रीब्यूशन बड़े लेवल पे रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें लेड कंट्रीब्यूट होता है। ओके, तो लेड के हमने देखा नेचुरल सोर्सेज हैं। लेड अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ गैलेना, दैट इज़ द लेड सल्फाइड, जहाँ से हम लेड ले रहे हैं। अब एक तो है इसकी नेचुरल अवेलेबिलिटी, कोयले में भी है, पायराइट्स में भी है, लेकिन हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से है? प्रॉब्लम नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ लेड से नहीं है, क्योंकि अर्थ में इतना बैलेंसिंग मैकेनिज़्म होता है कि वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अगर दे रही है आपको, तो वो बैलेंस करने के लिए आता है। उसका इम्पैक्ट क्या रहता है? बैलेंस। आप जो पानी पीते हैं ना, उस पानी में बहुत बड़ी मात्रा मिनरल्स की रहती है, और वो मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं पानी को बैलेंस और आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो आपके बॉडी को जो एक सोर्स ऑफ मिनरल मिलता है वो पानी से मिलता है, जो बॉडी सेल से बनी है, और एवरी सिंगल सेल को मैनेज करने के लिए पानी। तो हर सेल में आपकी बॉडी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, हर सेल का 60 से 70% हिस्सा पानी है। 60 से 70% हिस्सा सेल का पानी है। और आपकी बॉडी बनी सेल से, तो किसी के मुंह से लाइन सुनी होगी कि शरीर में 70% पानी है। आप सोचते होंगे पानी कहाँ है शरीर में, मैं तो पानी सारा खाली कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सेल में 60-70% पानी है। क्यों इतना पानी भगवान ने सेल में रखा? क्योंकि बॉडी को चाहिए मिनरल्स, और पानी में रहते हैं मिनरल्स। इसलिए जब डिहाइड्रेशन होती है तो क्या लूज़ होते हैं? मिनरल्स। तभी हम क्या पीते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्टोरल्स, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो बॉडी को क्या मिलते हैं? मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी बॉडी में एक्ट हो रहा है, आप कोई फूड खा रहे हैं, आपको फैट, आपको विटामिन्स, आपको न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों का एब्जॉर्ब कराने का काम कौन करते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल्स बहुत ज़रूरी शरीर में, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कराते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में गॉड ने नेचुरली कॉपर दिया है। जो फूड है उसमें कॉपर रहता है। हम जब कॉपर खाते हैं तो जानते हैं उससे क्या होता है? कॉपर जब बॉडी में जाता है तो ये ताकत कॉपर में है कि वो आयरन को एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज़ करता है। तो जब आपकी बॉडी में वो फूड जा रहा है जिसमें कॉपर नहीं है, तो आयरन यूटिलाइज, एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज नहीं होगा, तो फिर हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, खून की कमी हो जाएगी। तो जिंक यू नीड, कॉपर यू नीड, मैग्नीशियम यू नीड, पोटेशियम यू नीड। तो एक कनक का दाना, एक गेहूं का दाना आप खोलेंगे तो उसमें से इतने सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। उसमें जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब भरा हुआ है, और एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड। पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम डाउन हुआ, हार्ट का फंक्शन गया। ओके, लाइकवाइज सोडियम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। किसके लिए? तो सोडियम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन। वो इतना सेंट्रल नर्वस सिस्टम
हार्ट फॉर द पोटेशियम इज़ फॉर द हार्ट, सोडियम इज़ फॉर द ब्रेन। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये नेचुरली तो अवेलेबल होता ही है लेड, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे इनकाउंटर हो रही है, हमें जब लेड की डिस्कशन करनी है तो वो किस सेंस में करनी है, हमने एंथ्रोपोजेनिक सेंस में डिस्कशन करना है। क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रो मतलब मानव से जन्मी चीज़, ह्यूमन जनित, मैन से जन्मी। तो एंथ्रोपोजेनिक वे में जो लेड आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नुकसान पहुंचा रहा है। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेड एंथ्रोपोजेनिक में? सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप था लेडेड गैसोलीन, यानी कि जितना भी आप फ्यूल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, चाहे वो पेट्रोल के वर्जन में था चाहे डीजल के वर्जन में था, ये सारी जो आपने गैसोलीन यूज़ की है, गैसोलीन कहते हैं इसको सारे को, ये सारी लेडेड हुआ करती थी। कारण मैंने समझाया था कि जो गाड़ी होती है उसको रन करने के लिए उसके इंजन में पिस्टन लगे रहते हैं। वो पिस्टन जब अप डाउन होते हैं उसकी वजह से जो उसके साथ शाफ्ट लगी होती है वो शाफ्ट रोटेट करती है। जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो वो शाफ्ट जिन पुलिस के साथ लगी हैं वो घूमेंगी, और अगर वो घूमेंगी, वो टरबाइंस जिन्हें आप कह सकते हो, तो फिर आपका पहिया घूमेगा गाड़ी का। तो पिस्टन अप डाउन होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसकी वजह से पिस्टन कैसे अप डाउन होगा? जब पिस्टन पे स्ट्रोक लगते हैं। स्ट्रोक कौन सा होता है? पावर स्ट्रोक्स। पावर स्ट्रोक कैसे लगेगा? अगर कोई फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि वो फ्यूल जब बर्न होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? पावर, क्योंकि वो फ्यूल क्या है? एनर्जी। तो जब आप एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे तो पावर जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट नहीं होती, क्योंकि लॉ ये कहता है साइंस का कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी से आप पावर जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे घरों में जो जनरेटर लगे होते हैं ना, उनका नाम जनरेटर इसलिए है कि वो पावर जनरेट करते हैं। वो बिजली पैदा जो है वो आप कहते हैं ना एनर्जी, बिजली जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिजली नहीं, बिजली ने पंखे में पावर पैदा की है तो पंखा घूम रहा है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ द पावर नॉट द एनर्जी। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज़ द जनरेटर। तो कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं पिस्टन की, तो पिस्टन को पावर चाहिए, पावर फ्यूल से मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रोक उस अमाउंट पे चाहिए, उसे उस पावर से चाहिए जिस पावर के साथ वो फुल मूवमेंट में रहे और गाड़ी रन हो, अदरवाइज़ गाड़ी को धक्के लगेंगे। इसे हम कहते हैं नॉकिंग। तो इसके लिए फ्यूल की जितनी हीट एफिशिएंसी है उस लेवल पे ही वो बर्न होना चाहिए कि वो उतनी हीट कंट्रीब्यूट करे। उसके लिए हमें उसका वो जो पॉइंट है जिसे हम हीटिंग पॉइंट कहते हैं वो रेज़ करना होता है, इसलिए हमें उसे कंप्रेस करना होता है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के एंटी नॉकिंग एजेंट हम ऐड किया करते थे। तो टेट्रा इथाइल लेड, वर्ल्ड लेवल पर जितना भी फ्यूल यूज़ होता था उसमें हम टेट्रा इथाइल लेड का यूज़ करते थे, TEL। तो इस लेड की वजह से इंजन्स में एंटी नॉकिंग प्रोसेस आ जाता था और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल धचके नहीं देते थे। तो हम एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल किया करते थे, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो गाड़ियाँ हैं जिन्हें हम व्हीकल्स कहते हैं, तो उन व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं जिसे हम एमिशन कहते हैं, तो ड्यू टू द व्हीकुलर एमिशन वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट हुआ क्या? लेड। तो लेडेड गैसोलीन इज़ अ सोर्स ऑफ लेड इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक। एक पॉइंट पर ये चीज़ हम अंडरस्टैंड कर गए, इसे हमने कंट्रोल कर लिया। वर्ल्ड लेवल पर बहुत पहले ही 1990s के भी पहले वो लोग कंट्रोल कर गए थे, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी। हमारे पास अभी उस लेवल पर गाड़ियों में इंजन नहीं थे। क्यों? आज़ादी हुई 1947 में, उसके बाद 26 जनवरी 1950 आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया, 1951 से आपने 5 ईयर प्लानिंग शुरू की, फिर जाकर के आपने धीरे धीरे हैवी इंडस्ट्री लगाई, उन हैवी इंडस्ट्री से मशीन्स बनी, कैपिटल गुड्स कहते हैं इनको, उन मशीन्स के बेसिस पे प्रोडक्शन हुई और वो मशीन्स का एक सेटअप था। आप वही इंजन बनाते थे जो इंजन टेट्राइथाइल लेड वाले गैसोलीन को यूज़ करता था। हम उसे ओवर द नाइट चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री थे, इंडस्ट्रियल सेटअप इतनी जल्दी बदले नहीं जाते। धीरे धीरे हमने इसको फेज़ आउट करना शुरू किया। 1994 तक हम ये समझ चुके थे कि लेड बहुत घातक है शरीर के लिए। वो कैसे, वो अभी हम बताएंगे। तो 1994 में रूल आ गया और हमने जितनी भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें लेड से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ख़त्म किए और हमने उन्हें क्लीन फ्यूल की तरफ कन्वर्ट करना, अनलेडेड फ्यूल की तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया। समय आया 1 फरवरी 2000 का,
लॉ बना करके पूरी कंट्री से लेड गैसोलीन ख़त्म कर दी। उसके बाद से आज आप देखते हैं सभी पेट्रोल पंप पे लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। अब लेड वाला पेट्रोल या डीजल आप किसी लेवल पर यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद से हमने लेड को तो वेहिकुलर एमिशन से कंट्रोल में लिया है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, समय आगे बढ़ा, गाड़ियाँ बढ़नी शुरू हुई, तेज़ी से गाड़ियाँ बढ़ी। आज आप देखें आपके मोटरसाइकिल से लेकर के एयरक्राफ्ट तक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें बैटरी यूज़ नहीं होती? कौन सी ऐसी चीज़ है? अगर आप सोलर पैनल भी लेकर के आएंगे तो ठीक है, फोटोवोल्टेक सेल का इस्तेमाल करके आप बिजली तो बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट इज़ द स्टोरेज बैटरी। उसके स्टोर तो बैटरी में करना होगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हम कहते हैं ना, रीन्यूएबल एनर्जी, इनका यही एक इशू है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे तो बिजली बनी और ट्रांसमिट कर दी, पैदा हुई देन ट्रांसमिट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिजली पैदा होगी तो यू हैव टू स्टोर इट फर्स्ट, देन स्टोरेज से फिर आप उसको ट्रांसमिट करोगे। तो फॉर दैट वी नीड टू यूज़ बैटरीज। तो इन द कमिंग ईयर गाड़ियाँ बढ़ेंगी, उसमें बैटरियाँ बढ़ेंगी, और 1 से 2 या मैक्सिमम 3 साल में आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। आप सब बाइक यूज़ करते हो, स्कूटी यूज़ करते हो, और सारी चीज़ें सेल्फ पे हैं आज की डेट में। बैटरी तो डिस्चार्ज होती, वो बैटरी आप किसको दे करके आते हो? जिससे नई बैटरी लेते हो उसके साथ एक्सचेंज कर लेते हो। ये सारी बैटरीज़ लेड बैटरीज़ होती हैं। तो लेड बैटरीज़ आज की डेट में बड़े लेवल पर यूज़ हो रही हैं। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, जो आपकी ये लेड बैटरीज़ आप सेकेंड हैंड मार्केट में देते हो तो ये सेकेंडरी प्रोडक्शन यूनिट में चली जाती है। मतलब भारत में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो बैटरियां बनाने का काम करता है, और लेड को एज अ रॉ मटेरियल ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या एलॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बेचता है। वो पूरा का पूरा सेगमेंट जो पहली बार बिकने वाली इन बैटरियों को ख़रीद करके उसमें से लेड निकालने का काम करता है, वो सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मतलब भारत में अगर किसी एक साल में 15 से 20 करोड़ लोगों ने अपनी बैटरी डिस्चार्ज की है, मतलब बेच दी है, डिस्कार्ड की है, वो बैटरी का 80 से 80 to 90% कौन परचेज़ करेगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। छोटा कबाड़िया, छोटा वर्कशॉप होल्डर, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे कौन हैं? अनऑर्गेनाइज। हमारी कंट्री में एक एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। जब आप फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 की बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या कवर होता है? वर्कर की वर्किंग कंडीशन पूरी कवर होती है, उसके मेडिकल क्लेम्स पूरे कवर होते हैं, कोई हज़ार्डस एक्टिविटी में वो काम करता है अगर, तो सारे प्रिकॉशंस माने गियर्स, ग्लव्स, हेलमेट, मास्क, सारे गियर कवर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग रूल्स, हज़ार्डस एक्टिविटी, नॉन हज़ार्डस एक्टिविटी, मेडिकल क्लेम्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, एवरीथिंग फैक्ट्री एक्ट 1948 में कवर होता है। चलो हो गया, लेकिन किस पे लागू होता है ये? ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे। और हमारी कंट्री में 85 to 95% प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री। तो वो वर्कर और वो इंडस्ट्रीज़ तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में कवर ही नहीं हो रहे, तो उन्हें वो सेफ्टी मेजर्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो टेक्नोलॉजीज़ तो उनके पास है ही नहीं, और जवाबदेही भी नहीं है। वो परचेज़ करते हैं देश में एक साल के अंदर, मान लो 20 करोड़ बैटरियाँ हमने बेची हैं, तो उसका 90% वो परचेज़ करते हैं। उसको परचेज़ करके या तो रिसाइकल करके नई लेड बैटरी बनाते हैं, या वो लेड निकाल करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बनता है ना, उन्हें दे देते हैं। ऐसे में लेड की बैटरी निकालना, उसको रीप्रोसेस करना, उससे जो वेस्ट जनरेट हुआ, चाहे वो हवा में उड़ा, चाहे वो पानी में बहा, दोनों फॉर्म में, अल्टीमेटली कोई सेफ्टी मेजर नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं जो हमारी कंट्री में नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर होता है उनसे फॉलो नहीं होगा, तो हाई लेवल मिस हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट ऑफ द लेड है वाया द लेड बैटरीज। और ये प्रॉब्लम कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की है। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हमारी कंट्री का लेड बैटरी वेस्ट हैंडल कर रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि लेड बैटरी का वेस्ट जो है वो किस सेंस में होना चाहिए। जब तक हमारी कंट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू चलेगी तब तक आप उन्हें टैप ही नहीं कर सकते।
वो नियमों के अधीन उस लेवल पे आ ही नहीं पाएंगे, आप उन्हें ख़त्म भी नहीं कर सकते। वो इतने फ्रिजाइल होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि आप उन पर पेनल्टीज़ लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये नहीं कर सकती सरकार, क्यों? क्योंकि देश की 80 से 85% जो पॉपुलेशन रहती है उसको जॉब देने का काम भी वो लोग करते हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है, उस इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का 80 to 85% कहाँ काम करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाता है कंट्री में कि वो कंट्री जो कि एक डेमोक्रेटिक है, जिसने जिम्मेदारी ली है लोगों को रोज़गार देने की, ऐसी कंट्री में इंडस्ट्रियल वर्किंग फोर्स का 80 to 85% अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर सर्व कर रहा है तो उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप हार्म नहीं कर सकते। वो हार्म होगा तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें काम वो कर रहा है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली पहले से वीकर है। तो आप सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को थोड़ा भी छेड़ेंगे तो वो कब बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो समवेयर अराउंड द पॉवर्टी लाइन ही घूमता रहता है, थोड़ा सा ही अबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो गवर्नमेंट के सामने ये परेशानी रहती है ऑलवेज़ कि कैसे अब इनको किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन बनेगा, वो मैं बना के बताऊँगा आपको। तो लेड बैटरी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में जो परेशान कर रहा है, ये एक आस्पेक्ट है। बहुत सारे और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें ये यूज़ होता है। जब हम बात हैवी मेटल्स की करते हैं, हमारे डेवलप्ड वर्ल्ड में हम इन मेटल से बच नहीं सकते। क्यों? लगभग 34 to 35 मेटल्स हम ऐसे यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्रियली इंडिस्पेंसिबल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और उनमें से लगभग 23 मेटल ऐसे हैं जिन्हें हम हैवी मेटल कहते हैं। अब इनकी खासियत ये रहती है कि एक तो सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी बहुत होती है, इन्हें आप शीट्स में, इन्हें आप वायर्स में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये अवेलेबल होते हैं, मतलब आप इन्हें सेकंड हैंड, थर्ड हैंड रीसाइकलिंग प्रोसीजर के थ्रू ले सकते हैं। क्यों? इनकी परसिस्टेंस बहुत होती है, इनकी लाइफ बहुत होती है। ये सारी चीज़ों की वजह से आप जब भी मेटल इंडस्ट्री से डील करेंगे तो एलॉय मेकिंग में ये हैवी मेटल्स यूज़ होंगे ही होंगे। आपको लेड दिखेगा ही दिखेगा, कैडमियम आप देखोगे, आर्सेनिक आप देखोगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आएंगी, चाहे मरकुरी भी है। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट इंडस्ट्रीज़ का है जो ऑलवेज़ इन मटेरियल को यूज़ करेगा, वो भी डिस्कार्ड करता है इसका वेस्ट, वो भी डिस्कार्ड आकर के वेदर में, नेचर में ही मिलने का काम करेगा। दूसरा, ग्लास मेकिंग में लेड बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। पेंट एंड पिगमेंट, मैं आज आपको एक बात बता दूं, आप बड़े चाव से होली खेलते हैं होली के रंगों का इस्तेमाल करके, और कोई भी त्यौहार ले लें, मैं होली कहूँगा तो फिर धर्म से जोड़ लिया जाएगा, रंगों का कोई भी त्यौहार ले लीजिए किसी भी धर्म का, बड़े चाव से आप मूर्ति पूजन करते हैं और फिर मूर्तियों का विसर्जन करते हैं समुद्र में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना लेड, आर्सेनिक दोनों उन मूर्तियों के रंगों में पाया जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जब वो आप इमर्स करते हैं पानी के अंदर, तो फिर जो जीव जंतु हैं वहाँ पर, जब उनकी बॉडी में ये हैवी मेटल जाते हैं तो ये बायो एक्यूमुलेट करते हैं। तो हैवी मेटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि नेचर में वो ताकत ही नहीं है कि वो इन हैवी मेटल को तोड़ के ख़त्म कर दे, मतलब ये परसिस्ट ही करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर केले का छिलका फेंका है, अगले दिन देखिए मिलेगा नहीं, बायोलॉजिकल एजेंट आए, बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरिया ने उसे खोला, डीकम्पोजिशन कर दिया, शेप भी ख़त्म कर दी और अंदर से जो केमिकल्स हैं वो भी अल्टर कर दिए। अभी मैंने यहाँ पर लेड फेंका है, अब 100 साल के बाद आना वो यहीं रहेगा। क्यों? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकल एजेंट उसे ख़त्म नहीं कर सकते। इसका मतलब वो जिसके अंदर गए हैं, या तो प्लांट्स ने अपनी रूट्स के थ्रू ले लिया या एनिमल ने वाया वाटर उसको कंज्यूम किया, वो उसके अंदर भी जमा होंगे। उसको जिसने खाया वो खुद तो ले ही रहा था पानी से, उसने इसको भी खाया तो इसमें से भी लिया, तो डबल हुआ। उसने जिसको खाया उसने खुद भी लिया, इसका भी लिया और पहले वाले का भी। तो ये फूड चेन में हर सक्सेसिव स्टेज में मैग्नीफाई होता जाता है। इसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूमुलेशन इज़ द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द हैवी मेटल। इससे फूड चेन्स बर्बाद हो रही हैं, और एंड लेवल पे जो बैठा ह्यूमन जब इसे खा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि समुद्र में सबसे पहले हैवी मेटल खाया होगा फाइटोप्लैंक्टन ने। उस फाइटोप्लैंक्टन को आ करके छोटे से किसी मरीन ऑर्गेनिज्म ने खाया होगा, उसको छोटी मछली ने, उसको बड़ी मछली, उसको उससे बड़ी मछली ने, वो आप खा रहे हो। तो आप पहले खुद वाया ब्रेथ, वाया वाटर, वाया वेजिटेबल तो खाया ही खाया, और उस मछली ने जितनों का खाया वो भी उस मछली के वाया आपने खाया। तो अल्टीमेटली एंड कहाँ हुआ? आके सारा लेड आपके शरीर में। तो बायोलॉजिकली मैग्नीफाई करता है ये
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये हैवी मेटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की इंडस्ट्रियली बहुत फ्रेंडली है ये, उनकी तो यूटिलिटी का आधार ही है। कलर्स में, पिगमेंट्स में बड़े लेवल पे यूज़ होता है, देवी देवताओं की मूर्तियों में चढ़ाया जाता है, रंगों में, घरों में आप हर साल रंग कराते हैं और रंगों में बड़ी मात्रा में लेड डाला जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी आप सुंदर सुंदर ग्रॉस ये पोर्सेलेन के बर्तन लेकर के आते हो घरों में, उन सभी पे जो पेंट हुआ है, उन सभी के पेंट में लेड एंड आर्सेनिक बड़े लेवल पे पाया गया है कलर पिगमेंट के लिए। ये जो मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी कई तरह के हैवी मेटल इस इंक में भी हैं। अखबार की इंक में लेड होता है और उसमें लपेट लपेट के खाना खाते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही समोसे का स्वाद क्यों बदल गया, क्योंकि अब लेड घूम रहा है उसकी सतह के ऊपर और हम वो खा रहे हैं। तो इसकी वजह से चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे वो पेंट है, चाहे ग्लास इंडस्ट्री है, चाहे अलॉय मेकिंग इंडस्ट्री है, चाहे लेड बैटरीज़ हैं, सारी चीज़ों के माध्यम से आपको अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट लेड मिल रहा है, क्योंकि इन सभी का कहीं ना कहीं तो अंत होगा और वो अंत नेचर में ही जा कर के होता है। दैट्स इट। मूर्ति बनाइए, रंग करिए, गुलाल बनाइए, अंततः आपको नहाना ही है और नहा के वो वाया सीवरेज कहाँ गया? पानी में। एंड कहाँ होता है? नेचर में। तो नेचर को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर लेड, तो वो इस वे में काम करता है। इसकी वजह से एक तो परसिस्टेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक्यूमुलेट होता रहता है चेन बाय चेन, तो आगे बढ़ता ही रहता है, ख़त्म नहीं हो पाता। तो इन सारे प्रोसेसेस को लेड कंट्रीब्यूट होता है। प्रॉब्लम कब सरफेस प्रॉब्लम कौन सी होने लगी और कब होने लगी? हमने अचानक से लेड पे चर्चाएं करनी शुरू की थोड़े समय पहले और ये चीज़ सरफेस पे आई कि इस पे अब चर्चा करनी बनती है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम थी वो? देखिए, समय बदला। 1970s से पहले क्या हुआ करता था कि सरफेस वाटर, रिवर्स, लेक, पॉन्ड और बरसात से कंजर्व किया हुआ पानी, ये बड़े लेवल पर लोग यूज़ किया करते थे। सरफेस वाटर की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि वो ऑलवेज़ खुद को रिजुविनेट करता रहता है, नया करता रहता है। पुरानी चीज़ें उसमें टिक नहीं पाती, बह जाती हैं। उसकी अपनी एक नेचुरल क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है। 1970s के बाद समय आगे बढ़ा, क्या होने लगा? बड़ी तेज़ी से सिटी लाइफ डेवलप हुई और आप सब नदियों के किनारे से निकल करके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरियाज़ और हाईवेज़ के किनारे चले गए। लाइफ एकदम से शिफ्ट हुई और इंडस्ट्रियल एरिया भी थोड़े ही हुआ करते थे, तो फिर उनके इर्द गिर्द बने अर्बन सेंटर्स। तो या तो रिलीजन या गवर्नमेंट के सीट्स जहाँ पे होती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्रियल हब हो गया या कोई इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, तो हम नदियों से निकल के वहाँ चले गए, पॉन्ड और लेक से निकल के वहाँ चले गए। पहली बात, 100 लोग हैं और वो 100 लोग इक्वली डिवाइडेड हैं, लेकिन ट्रेंड क्या है 1970s के बाद, जब ये सिटीज़ एज अ ग्रोथ सेंटर डेवलप हुई, 10 यहाँ रह गए, 90 सारे इस पॉकेट में जाके कंसंट्रेट कर गए। तो एक तो शिफ्ट बहुत ज़बरदस्त आया और दूसरा, जहाँ शिफ्ट हुए हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हाई डेंसिटी। लुक एट द डेंसिटी ऑफ द दिल्ली, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या हुआ? सरफेस वाटर से तो आप दूर चले गए, अब डिपेंडेंस किस पे बढ़ेगी? ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर 1970 ऑनवर्ड ऐसा माना जाने लगा था कि कंटेमिनेट होने लगा था, तो प्योर कौन सा होता है? ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर 1970s के अराउंड बड़े बड़े डैम एंड रिजर्वायर्स बना करके इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, सूखे को कंट्रोल करने के लिए, मछली पालन के लिए और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, और सॉइल इरोजन को, जो मिट्टी गल के पिघल के आ जाती है बरसात, उसे कंट्रोल करने के लिए पानी रोका जाने लगा नदियों का। तो आगे नदियाँ सूख भी जाती हैं। ब्यास आप जा करके देखो पानी रोका हुआ है पीछे, सतलुज आप जाके देखो पानी रोका हुआ है। तो फिर गांव देहात में वो पानी उस लेवल पे मिलना बंद हुआ। ये सारे फैक्टर हुए कि आप अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड कर गए। अंडरग्राउंड वाटर की एक खासियत क्या होती है? हमारी जो सरफेस है, इस सरफेस में अगर आप 40, 50, 60, 70, 80 मीटर डीप जाएं तो अंदर लेक बनी हुई हैं, जिन्हें हम एक्विफर्स कहते हैं। उन एक्विफर्स में पानी होल्ड करता है। अब पानी प्योर है, नेचुरल। क्यों? क्योंकि सारे गॉबल्स, प्रेबल्स, ग्रेवल्स, रॉक से होकर के गया है, तो सारी इम्प्योरिटीज़ डिस्कार्ड करके वहाँ जा कर के सेव, और फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से भी इम्यून है, तो नुकसान नहीं होता। लेकिन उस पानी में सॉल्ट घुले हुए हैं और वो पानी उस लेवल पर सरफेस वाटर की तरह रन नहीं करता। वो पानी को उस लेवल पर खुली बरसातें नहीं मिलती, वो पानी का उस लेवल पे इवेपोरेशन नहीं होता। तो उसमें सॉल्ट, अगर पानी का अमाउंट प्रॉपर नहीं होगा
तो सॉल्ट कंसनट्रेशंस ऑलवेज बढ़ने लगेंगी। तो रूल क्या है, जितना निकाल रहे हो नेक्स्ट सीजन में बरसात से उतना ही भर भी जाना चाहिए, फिर सब ठीक है। लेकिन ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर, ड्यू टू द ग्रोथ अर्बन ग्रोथ सेंटर्स एंड ड्यू टू द अननेसेसरी पॉपुलेशन डेंसिटी इन सच सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़, ग्राउंड वाटर पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर डिप्लीट ही हो गए, उनकी रेप्लेनिशमेंट ही ख़त्म हो गई। मतलब एक्सट्रैक्शन रेप्लेनिशमेंट से कहीं ज़्यादा हो गया। निकाल आप इतना रहे हैं कि जितना जा भी नहीं रहा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे में सारे के सारे सॉल्ट पानी के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गए। एक गिलास मैंने भरा हुआ है कांच का, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी, तो पानी है लेकिन नमक नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब पानी का गिलास उतना ही रखूँ और 10 चम्मच नमक, तो फिर पानी के बजाय अब नमक नज़र आएगा। पहला तरीका। दूसरा, 1 ही चम्मच नमक था, पहले पूरा गिलास पानी था, मैंने पानी सारा निकाल के इतना सा छोड़ा है, तो अब भी 1 चम्मच नमक महसूस होने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने पानी इतना निकाल लिया कि पानी कम हो गया, तो वो सॉल्ट बड़े लेवल पे कंसंट्रेट हो गए सारे, तो आज वो हमें अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में लेड भारी मात्रा में मिल रहा है। और इस समय लेड की प्रॉब्लम अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है। तो ग्राउंड वाटर के माध्यम से आपको लेड मिलता है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के माध्यम से नहीं, आपने लेड बर्न, कार्बन बर्न किया, आपने लेड बैटरीज़ को डिस्ट्रॉय करना था। क्या करते हैं, कैसे होती है लेड बैटरी डिस्ट्रॉय, ऐसे फेंक देते आग में, आप देख लेना कभी जाके, बैटरी जल जाती है, लेड बच जाता है। एक लेवल पे तो लेड कंट्रीब्यूट होता है, तोड़ते हैं लेड डस्ट की फॉर्म में कंट्रीब्यूट होता है। कई तरह के मिनरल्स जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें से एज ए रेजिडुअल लेड निकलता है, लेड कंट्रीब्यूट होता है। तो या तो वो पेड़ों के पत्तों पे या सॉइल की सरफेस पे, ये दोनों जगह पे जमा होगा। बरसात का पानी आया, पेड़ों के पत्तों से और सॉइल से बहा करके नदी, झील, झरने को दे दिया। दूसरा, लीचिंग हो गई, सरफेस के अंदर ही अंदर चला गया और एक्विफर तक चला गया। तो सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर इस समय दोनों ही हमने जो एक्यूमुलेट कर रखा है लेड, वो बरसात के पानी के साथ मिल करके हमें अब वापस मिल रहा है। ये एक नुकसान की बात हुई। तो इसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू भी प्रॉब्लमेटिक हुए। पहले सेम वही माउंटेन, उस पर सेम वही बारिश, उसकी सेम इरोजन और अंडरग्राउंड एक्विफर में उतना ही लेड, लेकिन पता होता था बरसात आएगी, पानी का अमाउंट इतना है, लेड बैलेंस हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं। लेकिन आज बरसात तो उतनी ही है, पानी बहुत निकल गया है, वो बहुत कम है, और नेचुरल के साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसकी वजह से लेड अबंडेंट है, और वो लेड जब हम पीते हैं तो बस फिर काम हो जाता है। क्या कर सकते हैं, अब वो काम क्या हो जाता है वो समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे प्रभावित करता है, ये क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। तो लेड अलर्ट की पोजीशन में इस समय हम चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। हमने गैसोलीन के वाया लेड को कंट्रोल करने की कोशिश की, हम सफल हुए। लेड बैटरीज का मेनेस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेड ओरिएंटेड पेंट बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है, उसे बहुत लेड कंट्रीब्यूट हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स बहुत हाई लेवल पर, आयरन स्मेल्टिंग बहुत हाई लेवल पर लेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ग्लास मेकिंग है, चाहे अलॉय मेकिंग है, ये सारी लेड के कंट्रीब्यूशन में बहुत आगे हैं। छोटी छोटी इंक से लेकर के हर बड़े बड़े रंग तक आपको लेड मिला हुआ दिखेगा। और आप जो खाना खाते हैं, जो कंटेनर्स में रहता है, पैकेज फूड जो रहता है, उसमें बहुत भारी मात्रा में लेड होता है। और उसकी एक खासियत है, जब भी आप वो जो फ्रूट्स आपको आइसक्रीम्स में डाल के मिलते हैं, जो केन में बंद रहते हैं, और जितने भी अदर फूड प्रोडक्ट्स जो बंद रहते हैं पैकेट्स में, इसमें शुरुआती तौर में जो लेड की मात्रा रहती है वो बड़ी कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो रूम टेम्परेचर के अंदर ही हम इसे रखते हैं, तो 4, 6, 7, 8, 9 महीने में जो लेड की मात्रा पहले दिन होती है, उससे लगभग 70 से 80 गुना लेड की मात्रा बड़ी होती है। तो आज पैकेज्ड फूड में भारी मात्रा में लेड है। लेड की चर्चा बहुत ज़बरदस्त वे में खड़का गई थी पूरे देश को जब मैगी का मामला हुआ था। पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा पाया गया कि मैगी में जितना प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा लेड है। भारत में महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेवारी दी गई कि आप मैगी को टेस्ट करेंगे। टेस्ट के सैंपल किए गए, उसमें लेड की मात्रा परमिसिबल लिमिट के आसपास पाई गई, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ उसके अंदर पाई गई थी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसके अंदर पाया गया था।
ये भी बहुत घातक होता है, और लेड पाया गया था। अब इसकी वजह से मैगी बैन हुई, कितना हाहाकार हुआ, आरोप लगे कि कोई एक नई संस्था है वो अपनी नई देसी मैगी लाना चाहती है, इसकी वजह से मैगी के ऊपर ये आरोप हैं। लेड उतना नहीं था जितना आप कह रहे हैं, लेड परमिसिबल लिमिट में था। मोनोसाइड ग्लूटामेट के ऊपर कोई बात नहीं हुई कि एमएसजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। फिर कई रिसर्च पेपर आए और उनमें ये कहा गया कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं इनमें इनसे लेड मेन आ रहा है, जो लेड है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से कंट्रीब्यूट हो रहा है। क्यों, मैं बताऊंगा इसका भी पर्पस आपको समझाऊंगा। एक्लेप्टिका प्रोस्ट्रेटा एक पौधा होता है सड़क के किनारे, उसमें इतनी ताकत है कि वो अमूमन नॉर्मल पौधों से 9 से 10 गुना ज़्यादा लेड सहार सकता है। इसे हम भृंगराज कहते हैं और ये बालों में इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए कि प्रकृति कितनी बेहतर है। उसे पता था कि सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें व्हीकल एमिशन से लेड आता है, तो नेचर इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि बहुत जल्दी अपने आप को वो उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लेती है जो परिस्थितियाँ लंबे समय से परसिस्ट कर रही हैं। तो उस सड़क के किनारे जो वो प्लांट होगा भृंगराज, उसमें खुद में ऐसे केमिकल चेंजेस किए कि आज वो लेड को बियर कर सकता है। तो यही आज की डेट में एक सोल्यूशन है कि आप वो पौधा लगाइए तो वो मिट्टी से और पानी से लेड खींच लेगा। ओके, तो भृंगराज इसका आंसर। तो ये तो तय है कि इस तरह के प्रेपरेटरी फूड्स जो रहते हैं इनमें लेड की एक मात्रा पाई जाती है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कि वो ज़्यादा लंबे दिनों तक प्रिजर्व्ड रहे, ख़राब ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव के तौर पर ही यूज़ होता है। तो जितने भी पैकेज फूड रहते हैं, जैसे स्पिनच रहता है, साग रहता है और बाकी, तो ये लंबे समय तक क्यों चलते हैं? क्योंकि आप उनको इनर्ट बनाते हैं ना, कि वो रिएक्शंस ना करें एटमॉस्फेयर के साथ, ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स। तो वो उसके लिए फिर आप इस तरह के मेटल्स का प्रयोग होता है एक मात्रा में। ओके, क्योंकि ये पर्यावरण से प्रभावित होते हैं मेटल नहीं, तो ये अगर किसी चीज़ में रहेंगे तो उसको प्रभावित नहीं होने देंगे ना, बस वे इंडस्ट्रीज इन्हें यूज़ करती हैं। कोई भी सोर्स हो आपको मेटल मिलेगा, कैसे मिलेगा? आ जाओ। तो आपकी बॉडी एक इंडिविजुअल के अंदर कैसे कैसे ये हैवी मेटल जाता है? सबसे पहला एक एस्पेक्ट तो है वाया एयर के थ्रू ये जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ये परसिस्ट कर रहे हैं। तो आप जब ब्रेथ लेते हैं उसके वाया आपके अंदर जाएंगे, पहला तरीका। दूसरा वाटर के थ्रू, मैंने अभी बताया ग्राउंड वाटर एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू लेड कंटेमिनेटेड पानी आप पीते हैं। तीसरा फूड के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है, ऐसा पाया गया था कि जिस एरिया में गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पे सड़कें हैं, उसके बिल्कुल सराउंडिंग रीजन में जो सॉइल है वो कई मतलब क्या कह सकते हैं, कई मिलीमीटर, कई mm पूरी लेड से भरी पड़ी है। फिर ऐसा ही नहीं था कि केवल लेड वहाँ है, तो ये पाया गया कि ये बहुत बड़ा एयरबोर्न पार्टिकल भी है। तो ये हवा में टिक के दूर भी जाता है और कई 100 मीटर तक भी पाया गया कि वहाँ पे भी लेड है, लेकिन कम मात्रा में थी। तो मतलब एक कनेक्टिविटी तो स्ट्रॉन्ग है कि ये व्हीकल्स के साथ कनेक्टेड था। उन एरियाज़ में जो पेड़ पौधे और सब्जियां हुआ करती थी, उनके द्वारा जब अपनी रूट्स के थ्रू पानी लिया जाता था, उसके थ्रू फिर ये मिनरल्स, ये मेटल भी लिए जाते थे। तो उनके फ्रूट्स, उनके पल्सेस, उनके फूड ग्रेन्स और उनकी लीव्स में बड़े लेवल पर लेड मिला, और वही आपने खाया तो आपके अंदर गया। मान लीजिए आपने नहीं खाया, कोई बात नहीं, आप दूध पीते हैं, आप दही खाते हैं, आप मक्खन, आप कुछ भी, घी, तो घी, बटर, कर्ड, इंग्लिश में भी कह देते हैं, कईयों को दही नहीं समझ आता, योगर्ट, एक वर्ड योगर्ट है, एक वर्ड कर्ड है। तो आप कर्ड लेते हैं, दही, घी लेते हैं, इसका घी है, और मक्खन लेते हैं मने बटर, और दूध मने की मिल्क, मने की मिल्क। ये जो आप ले लेती है ना हर कवल, ये उस गाय से आया है जिस गाय ने वहाँ पे घास चरी थी और उसको पता ही नहीं था कि वो मेटल मने की लेड खा रही है, और उसको खाने के बाद उसने शाम को 4 बजे पूरा चमक के दूध दिया। आपने उसी दूध से रात को दही जमाया, जिससे सुबह आपने आलू प्याज के पराठे खा लिए, और उसके वाया आपके अंदर भी वो मेटल गया है। अब आप कहेंगी कि मैंने तो सर वहाँ की फसल खाई नहीं थी, मैं तो फसल अपने खेतों से लाती हूँ, पर दूध तो वहाँ का पिया था ना। तो डाइटरी प्रोडक्ट्स के थ्रू, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पैकेज्ड फूड है, वाया डाइटरी प्रोडक्ट ये बड़े पैमाने पर आपकी बॉडी में जाते हैं। ओके,
तो मेजर कंट्रीब्यूशन वाया डाइटरी प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जा रहा है और जा करके जमा हो रहा है। अब कहानी जमा होने की है, कैसे होता है, किसी भी तरह से इसको ब्लड स्ट्रीम में आना है। अब चाहे वो सांस के थ्रू आ जाए, चाहे वो आंतड़ियाँ इंटेस्टाइन्स के थ्रू आ जाए। अब ये आने के बाद क्या करता है उसको हम समझते हैं। सपोज़ करो कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में बोन मैरो रहता है, बॉडी में बोन्स हैं, उनमें बोन मैरो रहता है। बोन मैरो की एक खासियत होती है कि एक ख़ास तरह के आयरन को जन्म देता है, दैट इज़ सीरम आयरन। वो आयरन बोन मैरो पे टिका रहता है। आपने कईयों की बॉडी में सुना होगा बोन मैरो इशू आ गया, और जब बोन मैरो इशू आ जाता है तो बोन मैरो इशू से ही कई बार ब्लड के कैंसर्स और कई प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। खून नहीं बनता, ऐसे देसी भाषा में सुना होगा। खेला यहीं पे टिका रहता है कि सेल प्रभावित होने लगे हैं ब्लड के। वो इस बात पे टिके हुए हैं कि सेल में म्यूटेशंस हो चुकी है ना, सेल को जैसे काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है, म्यूटेट कर गया है। तो क्यों? क्योंकि सेल की बढ़तर जो ठीक नहीं है, सेल का फिनोमेना ही चेंज कर दिया गया है। जो मैसेजेस आपके माता पिता से आपकी बॉडी में जो सेल आए, उनको एक मैसेज आया था और उसमें से एक सेल ब्लड सेल भी तो था। तो ब्लड सेल को बताया गया था कि तुम इंसानी शरीर में हो और तुम्हें ऐसा ही बिहेव करना है। तो इसलिए वो कैसे बिहेव करते थे, वो फार्मूला चेंज हो जाता है। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि सेल ही कम बनने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब लेड हम बॉडी में लेते हैं तो बॉडी को पता नहीं है, इन हैवी मेटल्स को बॉडी ऑलवेज कंफ्यूज करती है उन मेटल्स के साथ जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है। बॉडी के पास अब लेड गया तो लेड ने भी वाया इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब लेड को एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, और लेड की टेंडेंसी है कि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इनहिबिट कर जाता है। लेड दो मामलों में बहुत ज़बरदस्त है। पहला, अगर लेड और आयरन दोनों पड़े हैं तो बॉडी का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि वो आयरन ना छोड़ के लेड उठाती है। यहाँ पे लेड जीता, यानी कि इस प्रोसेस में जीत गया। दूसरा, फर्दर जब सेकंड राउंड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अब कॉम्पिटिटिव प्रोसेस स्टार्ट हो गया, दोनों में मुकाबला। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी लेड का स्ट्रॉन्ग है आयरन के कंपैरेटिवली, तो वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर जाता है और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अब जब आयरन ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर आयरन आगे क्या करता था शरीर में? आयरन क्या करता था कि आपकी बॉडी में, देखो बॉडी पूरी, मैं बार बार कहता हूँ, सेल से बनी है, और ब्लड भी किससे बना है? सेल से बना है। देखो ऑर्गन्स आपको नज़र आते हैं, जैसे ये चमड़ी है नज़र आ रही है, आँख है, जीभ है, कान है, नज़र आते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, आँख, जीभ, नाक, कान, चमड़ा, ये दिखता है। अब अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें ऑर्गन हैं। ब्लड भी ऑर्गन है। ब्लड क्या है? एक तरह का ऑर्गन ही है, इस बात को याद रखिएगा। बस वो प्लाज्मा की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लाज्मा की फॉर्म में। उसमें भी सारा कुछ है उसमें करंट भी है, सिग्नल्स, उसमें वाटर भी है। जो एक प्लाज्मा पैकेट रहता है ना, ब्लड का प्लाज्मा पैकेट, उसके अंदर, उस प्लाज्मा पैकेट के अंदर वाटर भी है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी हैं, और उसी के अंदर, प्लाज्मा पैकेट के अंदर ही वो पिगमेंट्स हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं उसको, और बाकी के सेल हैं सारे। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइडिक ऑर्गन। समझ आई? तो ये भी एक तरह का ऑर्गन है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब हमने उसको ही इम्पेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये आपका ब्लड है। ओके, हम इसे लेमैन लैंग्वेज में ब्लड कह देते हैं। ब्लड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हम इन्हें कहते हैं इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी, सारी बॉडी, मेरे दांतों से लेकर के मेरे बालों से और पैरों के नाखून तक, पूरी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन। पूरी बॉडी किससे बनती है? प्रोटीन से। ये बात आप याद रखना हमेशा। दांतों से, बालों से, नाखून तक सब कुछ क्या चल रहा है? प्रोटीन। क्योंकि डीएनए क्या था? प्रोटीन। क्या हो रहा था? डीएनए ने हमारी बॉडी में काम कराने के लिए क्या किया था? एंजाइम बनाए थे। एक सिंपल प्रोटीन बनाता है कैटलिस्ट, और एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। तो वो क्या थे? एक तरह के प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स ने आकर के क्या किया? फंक्शंस, फेनोमेनास। तो उनसे क्या बने? दांत, चमड़ी, लीवर, ऑर्गन। वो एंजाइम में जो फार्मूला है, यानी कि वो प्रोटीन में जो फार्मूला है, उसी ने बोला ना कि ऐसी शेप का लीवर बनना चाहिए, इस तरह का लीवर बनेगा, ये प्रोटीन से ही बना। तो प्रोटीन इज़ द बेसिस ऑफ द बॉडी। ओके,
दांत, सब कुछ, सब में प्रोटीन से ही बनता है। तो ब्लड के अंदर ये जो आरबीसी हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन है, दैट इज़ हेमोग्लोबिन। दैट हेमोग्लोबिन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें वो ताकत है कि आप जो हर सेकंड सांस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और आप बार बार ये बात कहते हो कि सर बॉडी जो है वो एनर्जी फॉर्म करती है, एनर्जी बनाती है ना। एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होती हैं? एक चाहिए होती हैं हमें सब्जियां, और एक चाहिए होती है हमें लकड़ियाँ आग जलाने के लिए। तो मैंने आग और सब्ज़ी, सब्ज़ी से मिलेगा ग्लूकोज, और आग से सब्ज़ी पकेगी तो ग्लूकोज मिलेगा ना। तो हेमोग्लोबिन वो एजेंट है ब्लड के अंदर जो दो चीज़ों को लेके जाता है। दो बाल्टियाँ होती हैं इसके पास। क्या करता है? जो सांस मैंने ली है वो ऑक्सीजन एज अ फ्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? बर्नर, बर्न करता है। और जो मैंने फूड, जितना फूड खाया उसमें से क्या निकला? सारा शुगर कंटेंट, ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज को इसने उठाया वहाँ से, ब्लड ऑक्सीजन को इसने उठाया यहाँ से। हेमोग्लोबिन ने अपनी दोनों बाल्टियाँ भरी, एक एक सेल के पास जाता है, एक एक सेल के पास, उसको जा कर के एक बाल्टी से थोड़ा सा ग्लूकोज दिया, और उस ग्लूकोज को वो सेल यूज़ कर ले, उसके लिए उसे उस ग्लूकोज को बर्न करना है ना, तो उसे एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए आप जब एकदम कई बारी बहुत तेज़ी से कोई एक्शन कर लेते हो ना, तो आपके मसल क्रैम्प्स आते हैं। क्यों आते हैं पता है? एसिड बन जाता है वहाँ पे। एसिड क्यों बन जाता है? क्योंकि उसने एकदम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्रिएट की उस मसल ने, तो एनर्जी के तौर पे ग्लूकोज तो दे दिया ब्लड ने एकदम से, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा। ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाया, तो एसिड बन गया, तो लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है, इससे क्रैम्प्स आते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए डॉक्टर आपको मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं। वो मसल रिलैक्सेंट्स बॉडी में जा कर के उन मसल्स के क्रैम्प्स को क्या करते हैं? उस एसिड को रिड्यूस करते हैं, तो मसल क्रैम्प निकल जाते हैं, खल्लियाँ। तो इसलिए ब्लड कहता है ये क्या हरकत, अभी ग्लूकोज दिया, ऑक्सीजन भी मांग रहा है उसी टाइम, इतनी जल्दी, सॉरी डिले हुआ, मसल फूल के इतना हो गया। कहता है ग्लूकोज ही ग्लूकोज, नो ऑक्सीजन, मैं बर्न ही नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से ये दोनों चीज़ें होनी। अब क्या हो गया? हमारी बॉडी में लेड गया, लेड उठाया शरीर ने, किसकी जगह? आयरन। आयरन से लेड को कन्फ्यूज़ किया आयरन से। आयरन का काम था हेमोग्लोबिन बनाना, हीमोग्लोबिन ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता था बॉडी को। अब आयरन की जगह पे लेड जा रहा है, आयरन नहीं है, तो हेमोग्लोबिन उस लेवल पे नहीं बनेगा, तो आरबीसी कमज़ोर होने लगे। अब वो थके थके से आरबीसी, उनमें बाल्टियाँ तो दो हैं लेकिन टूटी फूटी सी, आधी अधूरी सी। अब वो आधा अधूरा सा ऑक्सीजन और पता नहीं कौन सा ग्लूकोज सेल को जाके दे रही है। सेल कह रहा है ये क्या यार, पूरा ग्लूकोज भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा? सेल भी कमज़ोर कमज़ोर, बॉडी भी कमज़ोर कमज़ोर, तो थके थके से। तो एनीमिया वाली आंटियों के चक्कर, थोड़ा सा चलती है तो सांस फूलती है, क्यों? ताकत ही नहीं है। जब सेल में ताकत ही नहीं है तो सेल से बना शरीर, मैंने बताया, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, तो जब ऑर्गन ही नहीं है तो फिर शरीर, तो थोड़ा सा वहाँ तक चलती है तो सांस चढ़ती है। क्यों चढ़ती है? क्योंकि उनका सेल कह रहा है गिव मी मोर ऑक्सीजन। सेल क्या कह रहा है? गिव मी मोर एंड मोर ऑक्सीजन। क्योंकि जो अभी तुमने ब्लड के वाया ऑक्सीजन भेजा, बाल्टी आधी थी, पूरी बकेट भर के भेजो ऑक्सीजन की, उसके लिए ब्रेथ फास्ट करना पड़ता है। फिर वो ऑक्सीजन भी उतना ही मांग रहा है, ग्लूकोज भी उतना ही मांग रहा है, दोनों ही नहीं मिल रहा, तो वो जल्दी टूट रहा है, रीफॉर्मेशन हो नहीं रही, ऐसे में सेल टूट रहे हैं। ऐसे में फिर कहते हैं आप बेड रेस्ट करो, पड़े रहो, जितना ऑक्सीजन और जितना ग्लूकोज है इतने में ही कम से कम रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन तो पूरे कर लो। नहीं हो पा रहा लोकोमोशन तो कोई बात नहीं, चलो फिरो नहीं, क्योंकि बॉडी, आप सोचो बच्चे, सिर्फ चल फिर के नहीं थकते हम, लेटे लेटे भी तो थकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑल द टाइम फंक्शन चल रहा है, रेस्पिरेटरी एक्शन चल रहा है, सर्कुलेटरी मोशंस हो रहे हैं, इसमें भी तो एनर्जी लगती है ना। आपको क्या लगता है कि ब्लड डैम ही दौड़ रहा है? आप मुझे अभी यहाँ से उस कोने तक पानी वाले पाइप से पानी पहुँचा के बताओ कि इतनी बड़ी मोटर, जो पानी कूलर, जो वाटर कूलर आप घरों में यूज़ करते हो, तो मोटर रखी होती है ना, मोटर पानी ऊपर चढ़ाती तो पानी गिरता है, यहाँ पे हार्ट लगाया है और इतने बड़े शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, कोई तो मशीन चल रही है, वो कौन सी? हार्ट। तो हार्ट फंक्शन करने के लिए एनर्जी नहीं ले रहा, हाई लेवल एनर्जी ले रहा है, वो आपको पता ही लग रहा। इसलिए सारा दिन बिना चले फिरे भी दोपहर को भूख लग जाती है। क्यों? ब्रेन वर्क कर रहा है, हार्ट वर्क कर रहा है, डाइजेशन वर्क कर रहा है, एंड फॉर एवरीथिंग यू नीड एनर्जी। फिर टेम्परेचर बदल रहा है बाहर का, आपकी बॉडी उसे भी तो मैनेज कर रही है, कभी स्वेट दे रही है, कभी कूल कर रही है बॉडी को, तो उसमें भी चाहिए एनर्जी। तो द थिंग इसकी एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड। फिर बालों की ग्रोथ हो रही है। अब आप कहो कि सर मैं पढ़ भी नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो गुफा में हूँ, फिर भी मुझे क्यों भूख?
नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है, उसमें नहीं चाहिए एनर्जी। बेटा एनर्जी तो मतलब चाहिए, ऊर्जा पे शरीर खड़ा है बेटा, समझ आई बात। गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर सब ऊर्जा से बना है। तो कुल मिलाकर के ये नुकसान हो जाता है। अब हेमोग्लोबिन ही नहीं था, शिशु बच्चा जन्म लिया तो वो जो शिशु है हेमोग्लोबिन ही पूरा नहीं है। शिशु ने ये एक्सपेक्ट किया था जन्म लेने से पहले कि जब मैं जन्म लूँगा मेरा पूरा ब्रेन, पूरी बॉडी, पूरा सब डेवलप होगा और एकदम से उतरूँगा छलांग मार के। अब शिशु के अंदर ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी है, ना ब्रेन को पूरा ग्लूकोज जा रहा है, ऑक्सीजन, तो ब्रेन का विकास ही नहीं हो पा रहा। ब्रेन का विकास नहीं हो पा रहा है तो शिशु बड़ा होने लगा। ऐसे में जब वो शिशु बड़ा हुआ तो अब उसका ब्रेन उस लेवल पे फंक्शन ही नहीं करता। जब ब्रेन फंक्शन नहीं करता तो पूरे मैसेज सिग्नल नहीं प्रॉपर जाते, तो उसे पता ही नहीं लगता है, ऐसे ऐसे हाथ घुमा देता है, चलता है, थक जाता है, कमज़ोर है। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सीधा है, वो प्रॉब्लम लेड की है। तो लेड न्यूरोटॉक्सिन है, नसों में घुल करके दिमाग की झनलियाँ हिला देता है। तो क्या है ये? इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन। ओके, बच्चों पे इसका आक्रमण बहुत तेज है भाई। अब हम मुझसे पूछेंगे सर ये बच्चों को क्यों प्रभावित इतना करता है, क्यों? बीइंग अ चाइल्ड आपको क्या करनी होती है। अब मैं कितने कितने समय से मुझे आप लोग देख रहे हो, मेरी उतनी हाइट है ना भाई विवेक, मैं इससे लंबा तो नहीं हुआ, मेरी बॉडी भी उतनी है, लेकिन जब मैं बच्चा था वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मेरा दिमाग भी विकास कर रहा था, मेरी बॉडी भी विकास कर रही थी। तो बच्चे को चाहिए हाई लेवल न्यूट्रिशन, और इतनी हाई लेवल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के टाइम पर उसको जा रहा है हाई इनटेक ऑफ द मिनरल्स, और जब हाई इनटेक ऑफ द मिनरल जा रहा है उसमें आ रहा है हाई इनटेक ऑफ द लेड, और जब हाई इनटेक ऑफ द लेड तो बड़ों के कंपैरेटिवली बच्चों में एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उस लेवल पर नहीं रहती हैं। आई बात समझ में? आपकी रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस रिगार्डिंग होती है, ग्रोथ रिगार्डिंग नहीं होती। मेरे में और एक बच्चे में अंतर है, उसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के तौर पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसे डेवलप करना है, और मुझे मेंटेनेंस के लिए चाहिए टू मेंटेन द बॉडी। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। मुझ पे अगर लेड असर करेगा, आप पूछे कि आप पे असर कैसे करेगा, मेरे बीपी पे असर करेगा। किस पे? ब्लड प्रेशर पे। तो मेरा ब्लड प्रेशर हार्म होगा, लेकिन वो दिमागी तौर पे बहुत ज़बरदस्त वे में हार्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो लेड बच्चों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जब ब्रेन का विकास नहीं हो रहा तो सेरेब्रम ग्रोथ, दिमाग का वो ऊपर का हिस्सा जो मेमोरीज, कम्युनिकेशंस एंड लोकोमोशंस से कनेक्टेड होता है, मेमोरी भी उसमें होती है, कम्युनिकेशन कैसे करते हो यार? मेमोरी, मैंने सामने वाले की भाषा सुन रखी है कभी, तो मुझे पता है जब उसने अब बोला क्या कर रहे हो, मुझे पता लगा अच्छा ये देवनागरी है, हिंदी है, तो मैंने जवाब दिया कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं ये को रिलेट नहीं कर पाता, क्यों? मेमोरी ही नहीं रहती, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं होती। तो वो पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, तो कहते हैं ना समझ नहीं आता कुछ। आजकल बहुत सी बीमारियाँ, जिसमें से एक बीमारी आप अमूमन देख लोगे, इसे अल्जाइमर कहते हैं, वो भूलने की बीमारी है, कुछ नहीं है वो, बस यही सब हो रहा है। एक तो हैवी मेटल्स और दूसरा डायबिटीज़, तो सोचने समझने की क्षमता कम पड़ रही है। और अल्जाइमर पे एक से एक आर्टिकल छपे और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो ध्यान रखना। अब पहले दिन से हैवी मेटल पढ़ रहे हो तो सारे किसको पकड़ रहे हैं जाके? न्यूरोटॉक्सिन्स, सारा न्यूरोलॉजिकल ही इम्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो बस ठीक है, इस वे में ये प्रभावित करता है। तो मेमोरी, कम्युनिकेशन, लोकोमोशन, चलना फिरना, कॉन्वोल्यूशंस का, उसके बाद अटेंडेंस। तो बच्चे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या प्रॉब्लम था? आईक्यू लेवल 1 मिलीग्राम 1 mg पर डेसीलीटर अगर बच्चे में लट गया तो उसकी मेमोरी आईक्यू लेवल में आधे पॉइंट तक की गिरावट कर देता है। और हमारी कंट्री में अमूमन, जानते हो कितना लेड है? अमूमन एवरेज 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और कई एरिया में, ये मैंने सेफ लिमिट बताई, कई एरिया में ये 12 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर घूम रहा है। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो स्टैंडर्ड ही बनाए गए हैं, बहुत खींच खांच करके इसे 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखा गया है। मतलब हम तो ऑलरेडी 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हाई चल रहे हैं, तो आईक्यू लेवल बच्चे का गिरता है। अब आने वाले समय में हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन रिप्लेस होगा, बच्चा पैदा हुआ है सारा, कितना बच्चा है देश में इस समय देख लेना जा करके, वो सारा आने वाले दिनों में वर्किंग फोर्स बनने वाला है। आईक्यू लेवल गिरा पड़ा है, उस आईक्यू लेवल के गिरने की वजह से जो नई टेक्नोलॉजीज़, जो नए कंसेप्ट्स, नई चीज़ों का विकास होना था, उसमें कम से कम हम आज की जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर देखें
तो 600 से 800 करोड़ रुपया एवरेज हमारी इकॉनमी सफ़र करेगी। और 600 से 800 करोड़ रुपया सफ़र करना बड़ी बात होती है सिर्फ एक IQ लेवल की वजह से। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे इसके नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में, कम्युनिकेशंस में, नई इनोवेशंस में। तो फिर ऐसे आप कैसे देश की सेना तैयार करोगे यार? मैं कई बार सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में डिफेंस बहुत स्ट्रांग होगा और इन हैवी मेटल से लबालब लोगों में से किसी की हड्डियाँ नॉक नी में जा रही हैं, किसी की बॉडी कमज़ोर है, आपको फ़ौजी तो यहीं से उठाना है ना भाई। तो ये इस तरह की अगर हम चले जाएंगे तो इसे ज़रा इंटरनल सिक्योरिटी से और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जोड़ करके देखो कि इतने हैवी मेटल लबालब इंसान सरहदों की कैसे रक्षा हो पाएगी। कई बार मैं इसको सोच के हैरान होता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक न्यू इनोवेशन, न्यू रिसर्च और न्यू कंसेप्ट्स निकल कर के आएंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आने वाले दिनों में एक क्राइसिस जिसे हम हेल्थ क्राइसिस दूसरी सेंस में कहते थे, वो अब हेल्थ क्राइसिस इस सेंस में खड़ा होगा कि यू हैव रिसोर्सेज बट यू आर नॉट केपेबल टू यूटिलाइज दैम। और ऐसा होना ही तो है, पृथ्वी का चक्र वापस भी तो जाना है, सारे संसाधन सामने होंगे लेकिन यूज़ नहीं होंगे। जैन धर्म क्या कहता था? पहले बड़े होंगे सारे, फिर छोटे होंगे, और हो रहे हैं। आप ज़रा बाहर निकलिए पंजाब से, अदर एरियाज़ में घूमिए, बच्चों को देखिएगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ओके, तो लेड इज़ अ वेरी बिग मिनेज जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ कर दिए उसने, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ उसने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारा का सारा वीक कर दिया, क्योंकि फिर वहीं से विकास होना है सारा, वो सारा वीक हो चुका है। अब मदर के थ्रू ये बहुत हाई लेवल पे, गर्भवती महिला को अगर ये लेड मिला है तो या तो बच्चा स्टंटेड, मतलब कि बच्चे की ग्रोथ स्टंटेड रहेगी, छोटा, या बच्चा माल न्यूट्रिशन, या बच्चा स्टिल बर्थ मरा हुआ ही पैदा होगा, या मिसकैरेजेस होंगे, या प्री बर्थ होगा, उसका टाइम से पहले प्री बॉर्न बेबी आपको मिलेगा। तो आज भारी मात्रा में औरतों के इस लेड प्रभावित एरिया में पानी पीने से मिसकैरेज और स्टिल बर्थ, मरे हुए बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं और मिसकैरेजेस बहुत हो रहे हैं। वो किसकी वजह से? लेड पोल्यूशन। और ये किन में हो रहा है? जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जिनके रेगुलर चेकअप्स नहीं है। क्यों? बड़ी इजीली आप इसे ठीक कर सकते थे। कैसे? हाई कंजम्पशन ऑफ आयरन। आप नोटिस करिएगा, जब महिला गर्भवती होती है, डॉक्टर फॉलिक एसिड उसी समय आयरन के कैप्सूल शुरू करता है। क्यों? उसे पता है कि अब कमजोरियां आएंगी, क्योंकि उस समय में आपको हाई न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन वाया प्लेसेंटा बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एक ही शरीर में दो लोग रह रहे होते हैं, तो आयरन की रिक्वायरमेंट उन दिनों में बहुत बढ़ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि आपके RBCs बहुत स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं, सामने वाले की भी बॉडी का न्यूट्रिशन मेंटेन कर रहा है, और उसी से उसके लंग्स, किडनीज, लिवर, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन सब ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। मतलब 9 महीने तक एक ज़िंदगी पूर्ण रूप से सिर्फ ब्लड पे जिंदा है, तो उस ब्लड में कितना न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ऐसे में अगर आपका आयरन की वजह से RBCs वीक चल रहा है तो फिर कैसे होगा? तो कुल मिलाकर के ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हम गर्भवती महिलाओं में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। बूढ़ों में, बूढ़े जो लोग हैं उनके अंदर उम्र ढलते ढलते एक तो बायो एक्यूमुलेट हो चुका होता है लेड, पहली बात, दूसरा बॉडी का वियर एंड टियर हो चुका होता है, और तीसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि इनटेक जो है उनके वो रिड्यूस हुए होते हैं, क्योंकि डाइजेशंस और अदर प्रोसेसेस स्लो डाउन हुए होते हैं, बॉडी के इनटेक रिड्यूस हुए होते हैं, और चौथा सबसे एब्जॉर्प्शन रेट भी कम हुआ होता है। बॉडी उतनी मजबूत नहीं रहती है कि वो एब्जॉर्प्शन कर पाए, लेकिन ऐसे में सीधे अवेलेबल हो रहा है वाया ब्रेथ, वाया ड्रिंक एंड वाया फूड, तो बस फिर हो जाता है काम। तो फिर इनको देख लेना, जल्दी हो जाएगा। तो लेड, आर्सेनिक और इन प्रॉब्लम का परेशानी ही क्या है? अगर तो बड़े होने के बाद या आप में एक्युमुलेट हुए हैं, बहुत सालों बाद एक्सप्रेस होते हैं, लंबे समय के बाद एक्सप्रेस होते हैं। आई बात समझ में? तो लेड से कनेक्टेड है एनीमिया, लेड से कनेक्टेड हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम फेलियर्स इससे होते हैं। लेड से कनेक्टेड है लो IQ लेवल, जो स्टडीज़ की गई हैं, बहुत घातक नुकसान पहुंचता है। लेड कैसे ट्रांसफ़र, एक ज़रिया इसका ये भी है कि वाया वोम्ब, बच्चा गर्भ में है तो मदर के थ्रू वाया प्लेसेंटा, या मदर के थ्रू वाया मिल्क फीड जो करती है मदर फीड के थ्रू, वो उसके अंदर जाएगा, तो बच्चे को वहाँ से भी मिल सकता है। वाया लाइफ स्टॉक, आप जो भी मांस खाते हैं, जो भी मच्छी खाएंगे, जो भी आप दूध पिएंगे, तो मांस, मच्छी, दूध, इनके वाया भी आपको कंट्रीब्यूट होगा, कोई टेंशन की बात नहीं, खाओ, मिलेगा सब कुछ जम करके। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जानी हैं। आई बात समझ में? और पानी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जा रही है।